जय हिंद साथियों, मैं चित्तौड़ियन डीसी मीणा आप सभी का सूर्य डिफेंस हब में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे जो सैनिक स्कूल के ऑनलाइन फॉर्म निकले हुए हैं उनको कैसे अपन फिल करेंगे। पूरा प्रोसेस देखेंगे हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कितनी वैकेंसी है, कौन सी स्कूल में, कैसे अपने को फॉर्म भरना है। तो आप शुरू से लेकर के एंड तक बिल्कुल मेरे साथ बने रहें। सैनिक स्कूल के फॉर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो दिमाग लगाना है वो देखना है वैकेंसी, कि आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के अंदर जो आपकी सैनिक स्कूल है उसमें कितनी वैकेंसी है और आपकी कैटेगरी कितनी वैकेंसी है। कोई भी यदि मैं एग्जांपल लेकर के चलूं कि मान लीजिए मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और राजस्थान का, तो राजस्थान में दो सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल झुंझुनू है और सैनिक स्कूल कौन सी है, चित्तौड़गढ़ है। तो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के अंदर मैं यदि ध्यान से देखूं तो एससी कैटेगरी का हूं तो मेरे पास कितनी वैकेंसी है, 10। एसटी का हूं कितनी है, 5। ओबीसी का हूं तो मेरे पास कितनी है, 10 वैकेंसी है। इसी प्रकार से यदि मैं डिफेंस से हूं तो 9 वैकेंसी है, जर्नल से हूं तो मेरे पास 26 वैकेंसी है और टोटल मुझे सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में 68 वैकेंसी देखने को मिल रही है। ऐसे ही कुछ अदर स्टेट की होती हैं। अदर स्टेट का मतलब ये होता है कि मैं हरियाणा से हूं लेकिन मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में मेरे बच्चे का एडमिशन करवाना चाह रहा हूं, तो फिर मैं चित्तौड़गढ़ के अंदर जब देखूंगा तो मुझे देखना है अदर स्टेट। ये देखिए ऊपर आपको ध्यान से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है होम स्टेट और एक लिखा हुआ है अदर स्टेट। होम स्टेट का मतलब क्या है, होम स्टेट का मतलब यह है कि आप राजस्थान के हैं तो आपको राजस्थान वालों को होम स्टेट वाली वैकेंसी देखनी, यहां से लेकर के यहां तक होम स्टेट है। और यदि आप आउट ऑफ राजस्थान के हैं लेकिन आप राजस्थान के किसी सैनिक स्कूल में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको देखना है अदर स्टेट। ये अदर स्टेट, मान लीजिए आप जर्नल के हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में एडमिशन करवाना है तो कौन सी सीट देखेंगे, ये जर्नल वाली आप सीट देखेंगे कि जर्नल में सैनिक स्कूल जो चित्तौड़गढ़ है उसमें कितनी सीट है, तो आप बोलेंगे 13 सीट्स हैं। ये जर्नल के लिए 13 सीट। ये सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं है। अदर स्टेट का मतलब ये हो गया बाकी जितने भी राज्य हैं उन सभी की मिला करके आपके पास टोटल 13 सीटें हैं, जिसमें हरियाणा वाले भी भर सकते हैं, यूपी वाले भी भर सकते हैं, पंजाब वाले भी भर सकते हैं, छत्तीसगढ़ वाले भी भर सकते हैं, वेस्ट बंगाल वाले भी भर सकते हैं। इस प्रकार से आपको सबसे पहले ये देखना कि सीट कितनी है। मान लीजिए आप डिफेंस कैटेगरी में हैं और राजस्थान के रहने वाले हैं तो आप बोलेंगे 8 सीट है, तो ये 8 सीट पे आपके बच्चे का कॉम्पिटिशन है। पहला पॉइंट आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। फिर हम देखेंगे खास करके इसमें दिक्कत आएगी 9th क्लास वाले बच्चों के लिए। जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनकी सीट्स जो है वो बहुत कम है। देखिए ये आगे आप जाएंगे सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए है, उसके बाद में ये जो वैकेंसी है वो 9th क्लास के लिए। 9th क्लास के लिए वैकेंसी देखिए काफी सैनिक स्कूल है जिसमें वैकेंसी है ही नहीं, और यदि आपने उसी सैनिक स्कूल सेलेक्ट कर लिया तो आपका सिलेक्शन किसी भी हालत में नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या कहा, फॉर्म भरने से पहले वैकेंसी को वेरीफाई करना जरूरी है। मान लीजिए आपका बच्चा 9th क्लास के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और आप बोले मुझे तो मेरे बच्चे को सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में ही भेजना है, तो आप देखेंगे सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के अंदर कितनी सीटें हैं। देखिए साहब 0 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 और लास्ट तक 0, मतलब इसके अंदर एक भी सीट है ही नहीं। तो आप सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में 2025-26 के सेशन में एडमिशन ले ही नहीं सकते, क्लास 9th वाले बच्चे जो भी हैं। ऐसे ही यदि आप कहेंगे झुंझुनू में, तो झुंझुनू की हम बात करूं कि झुंझुनू के अंदर, तो झुंझुनू के अंदर भी देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 और लास्ट तक कितनी है, 0। अब कहेंगे साहब राजस्थान वाले बच्चे कहां जाएं, न तो चित्तौड़ में सीट है ना झुंझुनू में सीट है, तो बिल्कुल उनको क्या करना पड़ेगा, अदर स्टेट की कोई सैनिक स्कूल चूज करनी पड़ेगी। आप चाहे हरियाणा की कोई सैनिक स्कूल सिलेक्ट करें, पंजाब की करें, या जो भी आपको अच्छी लगती है, जो भी आपके नजदीक है, जिसमें भी आपका इच्छा है, वहां की आपको वैकेंसी देखनी है, फिर ही फॉर्म भरें। यदि आपने वैकेंसी नहीं देखी और ऐसे ही फॉर्म भर दिया तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो फॉर्म भरने से पहले वैकेंसी को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम सबसे पहले एनालाइज करेंगे किस चीज का, वैकेंसी का। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। ये आप देखेंगे तो कुछ नए सैनिक स्कूल थे, उनकी भी इसके अंदर आपके पास में सीट्स हैं। यदि आप नए सैनिक स्कूल में देखना चाहें तो कंप्लीट उस पीडीएफ को देखें जो हमारा बुलेटिन आ रखा है, उसको अंदर कंप्लीट डिटेल्स दी हुई कि कौन सी स्कूल में कितनी सीट्स हैं। यदि आपको नहीं मिलता है ये बुलेटिन, आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की इसमें कहाँ पे कितनी सीट है, इसकी पीडीएफ चाहिए, तो लास्ट में मैं अपने नंबर दूंगा, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको बिल्कुल आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा। देखिए आपको कहां जाकर के कैसे फॉर्म भरना है। सबसे पहले आपको ये साइट खोलनी है https://www.nta.ac.in/। ये जैसे ही आप खोलेंगे ऑफिशियल वेबसाइट है, खोलते ही आपके पास आप वेबसाइट में इंटर कर जाएंगे। वेबसाइट में इंटर करने के बाद वहां लिखा रहेगा
सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने ये आ जाएगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। आप पहले पेज पे पहुंच चुके हैं। पहले पेज पे पहुंचने के बाद यहां से आप अपना जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, वो आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां से वो पीडीएफ आपके पास में डाउनलोड हो जाएगी। उसमें सब कुछ दिया हुआ है कि कितनी सीट हैं, कौन सी एज होनी चाहिए, क्या सिलेबस होगा, कौन कौन से टॉपिक आएंगे। कभी बहुत से पेरेंट्स होगा ऐसा क्वेश्चन होता है कि सर कौन सा तो टॉपिक होगा, इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कितने नंबर का पेपर होगा, तो उसमें सब कुछ आपको ब्रीफ किया हुआ है इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको अच्छे से पहले पढ़िए। पढ़ने के बाद आप कैसे फॉर्म चालू करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, दो चीजें आपके पास दी हुई हैं। आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। लॉगिन कौन क्लिक करेगा, लॉगिन क्लिक करने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर है तो फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप इस लॉगिन को करेंगे तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मांगेगा, तो उससे पहले वो कहां से आएंगे, पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपको सेकंड पेज पे ले चलते हैं। जैसे आप न्यू उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल के आएगा, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, फीस, ये आपको बता रखा है प्रोसेस। तो उसके लिए आपको इसको पढ़ना है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ कि फोटो की साइज क्या होनी चाहिए, पीडीएफ जो आप डोमिसाइल लगाओगे, जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाओगे उसकी क्या क्या साइज होनी चाहिए, कितनी केबी की होनी चाहिए, थंब होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये सारी चीजें आपको तैयार रखनी है। तैयार रखने के बाद जैसे आप उस पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, इस पे आपको टिक मार्क करना जरूरी है, वरना आगे प्रोसेस नहीं होगी। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे और लिखेगा क्लिक हियर टू प्रोसीड, तो नेक्स्ट पेज आप चले जाएंगे प्रोसीड के अंदर। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया, यहाँ पे कुछ डिटेल मांगेगा, कौन कौन सी डिटेल कहाँ कहाँ पे क्या देनी है, वो सारी चीजें आप मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले जो बच्चे का ओरिजिनल नाम है, जो उसके डॉक्यूमेंट में है, उसको आप अच्छे से देखें। देखने के बाद में ही फिल करें, इसमें आपको गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आप कैंडिडेट नाम लिखेंगे, उसके बाद फादर्स नेम लिखेंगे, मदर्स का नाम लिखेंगे, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे, यहाँ इसका जेंडर मेल या फीमेल है, बच्चा लड़की है तो फीमेल करना है, लड़का है तो आपको मेल करना है। उसके बाद में आपको पुष्टि करनी है। पुष्टि करने का मतलब जहां आपने ऊपर नाम लिया था वो वापस सही है कि नहीं है, मिसमैच तो नहीं हो गया, गलत तो नहीं हो गया, तो वेरीफाई करने के लिए वापस कैंडिडेट नेम आएगा, फादर्स के नेम को वेरीफाई करना है, मदर्स के नेम को अगेन वेरीफाई करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो ऊपर डाली है वो सेम यही डालनी है, और आपका जेंडर डालना है। ये यहां तक आपको फिल करने के बाद में आपको डालना है नेक्स्ट प्रीशर, मतलब यहां आपको हाउस नंबर, आपके कौन से हाउस नंबर हैं, आपके मकान नंबर, आपके मोहल्ले के जो नंबर हैं वो यहाँ डालने, या फिर ओब्लिक में आपके पेरेंट्स का नाम जो है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। स्थान, लोकेलिटी, जिस भी आसपास में आपकी जो सिटी है, कोई गांव लगता है, कोई मोहल्ला लगता है तो उसको यहाँ लिखना है। उसके बाद आप कहाँ से निवासी हैं, यहाँ अपना पूरा एड्रेस डाल सकते हैं। कंट्री आपको डालनी है, सेलेक्ट करना है, आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा आपका पिन कोड है, ये बहुत आसान है, सबको पता होगा। इसके बाद में यहाँ मेल आईडी जो भी डाले, नेक्स्ट स्टेप आपको मेल आईडी डालनी है। मेल आईडी डाले उसको बहुत ध्यान से भरना है, यदि मेल आईडी आपने गलत भर दी तो उस पर ओटीपी वेरीफाई नहीं होगा, जब तक फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप ओटीपी वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो मेल आईडी बहुत सोच समझ के देनी है, ऐसे नहीं आपने टाइप कर रहे हो और कुछ गलत कर दिया तो फिर ओटीपी दूसरे मेल पे चला जाएगा तो समस्या हो जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान से देख करके पहले मेल आईडी देखनी है, फिर उसी मेल आईडी को वापस कंफर्म करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आपको अपने मोबाइल नंबर देने, मोबाइल नंबर भी वो दें जिसमें रिचार्ज ना हो, वो दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ओटीपी नहीं आएगा, ओटीपी नहीं आएगा तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इसलिए वैलिड मोबाइल नंबर दे जिसमें रिचार्ज हो, क्योंकि उस पर भी ओटीपी आने वाला है। आप दोनों मोबाइल नंबर डालेंगे, वो जो सेम मोबाइल नंबर है उसी को वापस क्या करना है, कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद लैंडलाइन नंबर आपके पास ऑप्शनल है, डालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड जो है कई बार आपसे मानेगा, कई बार नहीं मानेगा, तो उसके अंदर कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, एक सिंबल भी होना चाहिए और न्यूमेरिकल नंबर भी होने चाहिए। तो इसको देखते हुए आपको एक कोई पासवर्ड बनाना है। जैसे मैं एकदम छोटे से एग्जांपल की बात करूं तो ए मैंने क्या ले लिया, कैपिटल ले लिया, उसके बाद में 2-3 अक्षर मैंने स्मॉल में ले लिए, फिर कुछ @ का सिंबल लगा दिया, उसके बाद कोई न्यूमेरिकल नंबर लिख दिए 1 2 3 ऐसा करके @ ऐसा कुछ आपको एक पासवर्ड बनाना है। जो पासवर्ड यहाँ डालेंगे वही पासवर्ड यहां आपको सेम पासवर्ड रिपीट करना है। ध्यान रहे पासवर्ड भूले नहीं, उसको आप अपनी नोटबुक में या कहीं पेज पे उसको लिख लें जो भी आपने डाला है। इसके बाद यहां लिखा हुआ है सुरक्षा प्रश्न, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जैसे आप
क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको कई ऑप्शंस दिखाएगा, विच इज योर फेवरेट बुक, विच इज योर फेवरेट कलर, विच इज योर फेवरेट टीचर। तो आप कोई भी क्वेश्चन एक सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने सिलेक्ट कर लिया विच इज योर फेवरेट कलर, तो आपने सिलेक्ट कर लिया, नीचे उसका आंसर देना है कि रेड, ग्रीन, कुछ भी उसमें आप टाइप कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। बस ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है, नॉर्मल फॉर्मेलिटी के लिए, बस आपको ध्यान रखना है कि आपने कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट किया और कहाँ उसमें नाम डाला। उसके बाद में आपको एक कैप्शन आ रहा है, कैप्शन यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे सबमिट का बटन दबाना है। जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचने के बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में पहुंचने का मतलब ये हुआ कि आपने जो कॉन्टेक्ट वाली डिटेल है उसको आपने कंप्लीट कर लिया है। पहली प्रोसेस है उसको आपने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसको 8 प्रोसेस टोटल करनी है। पर्सनल डिटेल डालनी है, कॉन्टेक्ट डिटेल डालनी है, फिर आइडेंटिटी डिटेल्स, एग्जाम सेंटर वगैरह। तो ये बाकी देखो, और एक तो दिखा दिया आपको कंप्लीट, बाकी सब क्या दिखा रहा है, अभी पेंडिंग दिखा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे अपन फिर क्लिक करेंगे, क्लिक टू बटन। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कैसे क्या होगा आपको देखना है। आप इसको कंप्लीट क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट पेज पे आएंगे और इस नेक्स्ट पेज पे ये आपको दिखाएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करके लेके आएंगे नेक्स्ट पेज पे, तो ये आपको दिखाएगा प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। ये कुछ इंफॉर्मेशन उनको आप ध्यान से पढ़ लें। इसको क्लोज कर रहे हैं, जैसे ही क्लोज करेंगे तो आपको दिखा देगा आपको कि आपका जो आपने नाम भरा, फादर्स नेम भरा, मदर्स नेम भरा, वो सबको आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है वापस क्लिक करके। वो कैसे क्लिक होंगे, देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, इन सब पे क्लिक करना है कि मेरा नाम सही है, पिताजी का नाम सही है, माँ का नाम सही है, मेरी जन्म, जो जो चीजें आपने ऊपर भरी हैं उन सब पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे देखिए ये सबको मैंने क्लिक किया, ये मेरे को टिक करना पड़ेगा। जैसे ही उसको आगे बढ़ेंगे प्रोसेस, सब पे टिक करना पड़ेगा। इस पे भी टिक 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 कर देंगे। फिर आपको करना है आई कंफर्म, आई एग्री। आई एग्री करेंगे, नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। ये देखिए फिर आपसे पूछेगा कि एग्री करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो आपके लिए तैयार है ओटीपी के लिए, तो आपको करना है यस, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी। जैसे ही करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर जो आपने दे रखे हैं उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहां डालना है। ओटीपी डालने के बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका ये कंप्लीट हो गया, पहले वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग दिखा रहा है, फीस भी आपकी पेंडिंग दिखा रहा है। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मोबाइल पे आपका वेरिफिकेशन हुआ था, जो ओटीपी आए थे वो आपने डाल दिया। तो 2 स्टेप यहां तक आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी पूरा नहीं भरा गया है, सिर्फ पहला आपने रजिस्ट्रेशन किया वो कंप्लीट हो गया, मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, अभी भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म बाकी है। अब उसको क्या करेंगे, उसी के जस्ट नीचे लिखा होगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करना है, कंप्लीट। ये देखो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पे भी दिखाएगा और जो नंबर आपने दिए हैं उस पे मैसेज भी आएगा। टेक्स्ट मैसेज के अंदर लिखेगा डियर फलाना फलाना सो एंड सो, आपके एप्लीकेशन नंबर ये है। तो वो एप्लीकेशन नंबर वहां से भी आप कर सकते हैं कॉपी, या फिर यहां से आप डायरेक्ट करेंगे कंप्लीट फॉर्म, तो डायरेक्ट आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। या मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था एक न्यू रजिस्ट्रेशन, एक लॉगिन, तो आप उस लॉगिन वाले पे क्लिक करके भी वापस अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप यहां से डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हैं। यहां क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो पे पहुंच जाएंगे, या फिर लॉगिन पे जाएं, वहां अपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें और पासवर्ड हमने कुछ देर पहले बनाए थे वो पासवर्ड डालें, फिर वहां पे लॉगिन करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। ये हम नेक्स्ट पेज पे पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर आपको इसको डिटेल दिखाएगा ऑलरेडी कि आपका ये नाम था, आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है, ये आपका जेंडर, ये हमने पहले से फिल कर दिया तो पहले से भरा हुआ आएगा। अभिभावक का नाम ऑलरेडी आएगा, मदर्स का नाम आएगा, यहां से आपका फॉर्म चालू होगा। सबसे पहले आपको नेशनलिटी इंडियन ही करना है सभी को। उसके बाद आप कौन से स्टेट के रहने वाले हैं, डोमिसाइल आपको बताना है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, राजस्थान के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, कहाँ के, तो आपने कहा जी मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो यूपी आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप कौन कौन सी कैटेगरी में, यहाँ पे आपके जैसे ही खोलेंगे तो आपके सामने 5 कैटेगरी नजर आएंगी, SC, ST, OBC, जनरल और डिफेंस। तो ये 5 कैटेगरी हैं। आप यदि आर्मी से हैं तो डिफेंस कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, जनरल से हैं तो जनरल में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कई बार किसी पेरेंट्स का या कई क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ आप हमारे सामने हम हैं जनरल के और हम डिफेंस में काम करते हैं, अब बताओ हम जनरल भरे हैं डिफेंस भरे हैं। तो कैटेगरी आपको एक सिलेक्ट करनी है, आप चाहे जनरल में हो, चाहे SC में हो, चाहे OBC में। यदि आप आर्मी में ड्यूटी कर रहे हैं
और आपको आर्मी वाला फायदा लेना है तो आपको डिफेंस सिलेक्ट करना है। आप चाहे एससी के हों, आप चाहे एसटी के हों, चाहे ओबीसी के हों, यदि आपने डिफेंस सिलेक्ट कर लिया तो आपको आर्मी का कोटा मिलेगा। यदि आपने एससी सिलेक्ट किया तो आपको एससी का कोटा मिलेगा। यदि आपने ओबीसी सिलेक्ट किया तो ओबीसी का आपको कोटा मिलेगा। तो यहाँ कैटेगरी को आपको चूज करना है। कैटेगरी चूज करने के बाद में आपको बताना है, देखिए सब कैटेगरी का एक ऑप्शन हो रहा है। कैटेगरी का मतलब तो हुआ कि जैसे मैंने आपको सिलेक्ट किया ओबीसी, अब ओबीसी में क्या हूं, ओबीसी में मैं यादव हूं, ओबीसी में मैं आगे मील लगाता हूं, ओबीसी के अंदर, इसके अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसमें काफी कास्ट, ओबीसी में आपकी क्या कास्ट है उसको सब कैटेगरी बोलते हैं, उप श्रेणी। तो ये आपको सिलेक्ट करना है कि आप इस कैटेगरी के अंदर है। उसके बाद में आपकी एनुअल इनकम, आपकी इनकम जो है वो आप कितने रुपए एनुअली कमाते हो, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 20 लाख, जो भी है आपको कैटेगरी लेयर बनी हुई है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपसे पूछता है कि आप आसाम राइफल में तो नहीं हैं, आसाम राइफल में यदि आप काम करते तो उसके लिए आप यस या नो कर सकते हैं, नहीं करते तो नो करना है। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि आपका कोई भाई सैनिक स्कूल में पढ़ा हुआ है क्या, लिखा हुआ है, क्या आपका भाई बहन सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं। तो यदि आपका कोई भाई या बहन सैनिक स्कूल में सगा रियल भाई या बहन पढ़ता है तो आपको यस करना है, अदरवाइज इसको नो करना है। फिर आपसे पूछेगा ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली, जो फॉर्म वाली, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ऑप्शन दिखाएगा, न्यूज़पेपर से, रेडियो से। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ 8-10 ऑप्शन दिखाएगा कि साहब मुझे तो ये रेडियो से मिली, मुझे किसी ने बताया, किसी ने न्यूज़पेपर से मिली, पेपर से मिली, वेबसाइट से मिली। तो आप कोई भी ऑप्शन इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैप्शन अगेन डालेंगे, कैप्शन डालने के फिर सेव एंड सबमिट करेंगे। सेव एंड सबमिट करने के बाद में आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं। फिर यहाँ पे आपसे बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो बोलेंगे यस, बिल्कुल इसको हम सबमिट करना चाहते हैं। यस पे क्लिक करेंगे, यस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप आ जाते हैं नेक्स्ट में। जैसे ही नेक्स्ट में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपसे एक पहचान चिन्ह पूछेगा कि आपका कुछ एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैन कार्ड से भी आप कर सकते हैं, स्कूल आईडी कार्ड से भी कर सकते हैं, आधार कार्ड से भी कर सकते हैं, वोटर लिस्ट से भी कर सकते हैं। 8-10 आपके पास ऑप्शन आएंगे, उसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा जहाँ तक मानना है कि सभी बच्चों के पास आधार कार्ड होता है तो आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर आधार कार्ड का ऑप्शन होगा, वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, या मान लो पैन कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो पैन कार्ड नंबर मांग लेगा, आधार कार्ड सिलेक्ट करोगे तो आधार कार्ड नंबर मांगेगा। आधार कार्ड नंबर आपको डालने हैं। जैसे आधार कार्ड नंबर डालेंगे फिर आपके सामने क्या आ गया, कैप्शन आ गया, इसको फिल करना है, सबमिट एंड नेक्स्ट करना है। सबमिट एंड नेक्स्ट करने के बाद में आपके सामने ये एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें लिखा होगा आप कौन सी क्लास के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, 6th के लिए या 9th क्लास के लिए। तो यहाँ आप अपनी क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपसे पूछेंगे क्या आप प्रेजेंट में किसी सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो यदि आप पढ़ रहे हैं तो यस अपीयर करेंगे, नहीं पढ़ रहे तो आप नो कर देंगे। नो कर देंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं मांगेगा कि कौन से सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप बोलेंगे यस अपीयरिंग हूं तो आपसे पूछेगा कौन सी सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उसका नाम आपको डालना है। फिर आपसे पूछेंगे कि कब आप पास हुए थे उसमें, कब उसमें आपका एडमिशन हुआ था, वो डालना है। और आपको बोलेगा कि अब आपको कोई सैनिक स्कूल पसंदीदा करनी है, अब कौन सी डालनी है। मान लीजिए आप यहाँ पे नो डाल दोगे तो सीधा ही आपसे ये पूछेगा, ये 2 ऑप्शन आपके लिए नहीं दिखाई देंगे। आपसे ये पूछेगा सैनिक स्कूल, आप बोलेगी आपको सैनिक स्कूल कौन सी के लिए एडमिशन चाहिए, तो वो मैंने अभी बताया था वैकेंसी देखेंगे। पहले वैकेंसी को वेरीफाई करना है, आपको एकदम सेट करके रखना है माइंड में कि मुझे सैनिक स्कूल इस वाले के लिए फॉर्म डालना है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। कोई भी आप सैनिक स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप राजस्थान के राजस्थान वाली सिलेक्ट करें। आप राजस्थान वाले आप हरियाणा की सैनिक स्कूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप राजस्थान के आप पंजाब वाली भी कर सकते हैं। कोई भी सैनिक स्कूल आपको यहाँ से एक सिलेक्ट करनी है जिसमें अच्छी वैकेंसी हो, आपको लाने ले जाने में बच्चे को कंफर्टेबिलिटी फील हो और उस सैनिक स्कूल का रिजल्ट अच्छा हो। यदि ये बातें भी आपको पता करनी है कि सर कौन से सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म भरूँ या किस में ज़्यादा वैकेंसी है, आपके समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैं लास्ट में जो नंबर दूंगा स्क्रीन के ऊपर उसमें जरूर मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से गाइड करूंगा। उसके बाद में आपका मीडियम डालना है कि आप कौन सी मीडियम में रहने वाले हैं। पंजाब के हैं तो पंजाबी मीडियम भी डाल सकते हैं, गुजरात के तो गुजराती भी डाल सकते हैं, नॉर्मल इंग्लिश मीडियम भी डाल सकते हैं, हिंदी मीडियम डाल सकते हैं। यहाँ जो मीडियम डालेंगे वही मीडियम आपको एग्जाम पेपर में मिलने वाली है। मान लीजिए आप इंग्लिश मीडियम डाल देंगे तो आपका पेपर इंग्लिश मीडियम का ही आएगा। यदि आप हिंदी मीडियम डाल देंगे तो आपको हिंदी मीडियम का पेपर मिलेगा। आपने यदि गुजराती डाल दी तो गुजराती में ही आपको क्या है, क्वेश्चन पेपर आपकी जो लैंग्वेज है वो रहने वाली है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, या लैंग्वेज आप अच्छे से सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद में आपको ये 4 एग्जाम सेंटर पूछेगा। एग्जाम सेंटर की कहाँ आप एग्जाम देना चाहते हैं, आपका एग्जाम कहाँ लगना चाहिए, राजस्थान में लगना चाहिए या मुझे पंजाब में चाहिए, बिहार में चाहिए। तो ये बहुत आसान है, ये आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप बिहार के हैं, बच्चा आपके पास रुकना चाह रहा है तो आप सीधी सी बात है राजस्थान में पेपर दिलाने नहीं लाएंगे। तो यहाँ पे भी आप राजस्थान सेलेक्ट करें, यहाँ पे भी बिहार सेलेक्ट करें, बिहार सेलेक्ट करें, बिहार सेलेक्ट करें, बिहार सेलेक्ट करें। यदि बिहार का कोई पेरेंट्स है वहीं पर उनका बच्चा है तो
उसके बाद में यहाँ आपको बिहार की जितनी भी सिटी होंगी कि यहाँ बिहार की सिटी इसमें एग्जाम लगेगा, उसको आप सिलेक्ट कर लें। तो ये आपका काम है, आराम से नॉर्मल प्रोसेस है। मान लीजिए राजस्थान का है तो राजस्थान में मैं बता देता हूँ कि राजस्थान वाले यहाँ पे अपना चारों में राजस्थान डालें, राजस्थान 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 और राजस्थान डालें। जैसे डालेंगे तो यहाँ नियरेस्ट सबसे हम बात करें तो सबसे पहला सेंटर अपना झुंझुनू ही आएगा, उसके बाद जयपुर आएगा, बीकानेर दिखाएगा, उसमें अजमेर भी दिखाएगा, अपने चित्तौड़गढ़ भी दिखाएगा, अपने श्रीगंगानगर दिखाएगा। तो नियरेस्ट यदि मैं कहूँ कि यदि कोई राजस्थान का बच्चा और झुंझुनू ही डिस्ट्रिक्ट का यदि कोई बच्चा है तो सबसे पहले झुंझुनू सिलेक्ट करे, फिर जयपुर सिलेक्ट कर ले, बीकानेर सिलेक्ट कर ले और गंगानगर सिलेक्ट कर ले। बाकी उनकी इच्छा है, कोई और भी वो चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है आपको, आपसे पूछेगा कि आपके फादर्स का ऑक्यूपेशन क्या है। तो जैसे इस पे आप करेंगे तो इस पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि प्राइवेट बिजनेस में है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, या कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉय कर रखा है। तो इसमें ऑप्शन आ रहे हैं, जिस भी आप जो काम करते हैं वो अपना काम सिलेक्ट कर ले। फिर आपके पापा की क्वालिफिकेशन पूछेगा, मतलब आपके फादर है वो क्या क्वालिफाइड है, कौन किसके पापा, बच्चे के फादर के बारे में बात चले, जिसका फॉर्म भरा है उसके पिताजी जो है वो क्या क्वालिफिकेशन की। इलिटरेट का ऑप्शन भी है इसमें, नहीं पढ़े हुए तो आप इलिटरेट कर सकते हो, उसके अंदर ग्रेजुएशन किए हुए, 10th किए हुए, 12th किए हैं, वो सब सारे ऑप्शन इसमें उसको सिलेक्ट करना है। ऐसे ही फिर मदर्स के बारे में पूछे कि मदर जो आपकी क्या काम करती है। तो यदि हाउस वाइफ है तो आप अदर करेंगे, अदर में लिखा हुआ इंक्लूडिंग हाउस वाइफ, मतलब उसके अंदर हाउस वाइफ है तो भी आप कर सकते हैं। यदि उसके अंदर भी ऑप्शन दिए कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, प्राइवेट सर्वेंट है, सेल्फ एम्प्लॉय है, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही मम्मी की क्वालिफिकेशन वो डालना है, कैप्चर डालना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव नेक्स्ट करेंगे तो अगेन अपन पहुंच जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप के फिर आपसे वही पूछेगा, डू यू वांट टू सबमिट दिस, इसको आपको सबमिट करना है इस सेक्शन को, तो अपन करेंगे सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट कर देंगे अपन पहुंच जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस पर। नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाली है, नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर ये है आपके सामने, यदि 6th वाले में आप क्लास 6 के लिए भर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे आपको बताना है कि क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या आपका अभी तक का। तो 5th वाले में तो कुछ नहीं मांगता है, डायरेक्ट आपको कैप्शन डालना है और आगे चले, मतलब 6 के लिए फॉर्म भर रहे हैं। 9th के लिए यदि आप भर रहे हैं तो 2 ऑप्शन आएंगे, पास्ट बोलेगा तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहा ज्यादा, लेकिन यदि आप यहाँ पे डालेंगे अपीयरिंग कि आपका बच्चा अभी 8th क्लास में अपीयरिंग है, तो ये आपके सामने दिखाएगा कि कौन से बोर्ड से अपीयरिंग है। और यहाँ पे क्या डालना आपको, यहाँ पे डालना परीक्षा का नाम, मतलब परीक्षा नाम आप जैसे डालेंगे तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए क्लास 8। अपीयरिंग डालेंगे तो यहाँ दिखेगा क्लास 8 दिखेगा। उत्तीर्ण अपना आप दिखाएगा कि इस बार चल रहा है, तो इसका मतलब 26 में उत्तीर्ण हो तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर के आएगा। ये एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ये अपना आप लिखा हुआ मिलेगा उसके अंदर। सिर्फ यहाँ आपको लिखना कि बोर्ड कौन से में आपका जो बच्चा पढ़ रहा है वो कौन से बोर्ड में पढ़ रहा है, सीबीएसई में पढ़ रहा है, आरबीएसई में पढ़ रहा है, या किसी बाहर वाले एनएसयू बोर्ड से पढ़ रहा है, ओपन से पढ़ रहा है, बस वो लिखना है आपको। जैसे आप लिख देंगे ये अपने आप हट जाएगा, परसेंटेज वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, उसमें नहीं दिखाएगा आपको। इसके अंदर यदि मान लीजिए कोई दिखाता है अपीयरिंग के अंदर, क्योंकि पास्ट हो गया तो मांग सकता है, अपीयरिंग है तो परसेंटेज वगैरह नहीं मांगेगा। इसमें देखो पास्ट लिखा हुआ है इसलिए इंफॉर्मेशन मांग ली कि पास्ट तो आपने की नहीं। यदि आपने 8th क्लास में पढ़ रहे हो तो 8th क्लास तो आप अभी अपीयरिंग हो, तभी तो आप 9th क्लास के लिए फॉर्म भरे हो। यदि किसी बच्चे ने इससे भर दिया कि मैं 8th पास्ट हूँ, तो फिर वो 8th पास की आपसे डिटेल मांगेगा कि 8th पास्ट किया तो आपने कौन सी ईयर में किया है, कहाँ से किया है, कौन से बोर्ड से किया है, कितने आपके परसेंट बने। तो वो आपके पास डिटेल है, बिल्कुल आप उसको भर सकते हैं। यदि आप 8th अपीयरिंग हैं तो अपीयरिंग डालते ही आपसे कुछ भी इंफॉर्मेशन मार्क्स वगैरह की नहीं मांगेगा। कैप्चर अगेन डालना है, सबमिट करना है। ये कंपलसरी नहीं है। कई पेरेंट्स मान लीजिए उस समय मार्कशीट नहीं है उनके पास और वो दिक्कत कर जाते हैं कि सर 8th की मार्कशीट तो हमारे पास है ही नहीं, हम फॉर्म कैसे भरें, अब इसको पास कर देते हैं तो हमारे पास डिटेल नहीं है। तो आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है, इसको पास की जगह आप अपीयरिंग कर दें। अपीयरिंग करके भी आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आपका बच्चा डेट के अंदर आना चाहिए। 8th पास हुआ है या 8th अपीयरिंग है, उससे कोई मैटर नहीं करता। इन दोनों में से आप कोई सा भी ऑप्शन ले लेंगे तो कोई मैटर नहीं करेगा। पास कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपीयरिंग कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बच जो आपकी डेट है उस डेट के अंदर जरूर आना चाहिए, वरना आगे दिक्कत हो जाएगी। कैप्शन डालेंगे, सेव सबमिट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगेन आपसे वो सेम पूछेगा कि नए सेक्शन के लिए आप रेडी है, इसके लिए सबमिट करना चाहते हैं, आप कहेंगे यस करना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप पे अपन पहुंचेंगे और उसके अंदर नॉर्मल सी डिटेल पूछता है कि क्या आपने पहले सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा है। यदि आप इसमें यस और नो का ऑप्शन है, या आप बोलोगे यस पहले भरा हुआ है, तो फिर आपसे वो डिटेल मांग लीजिएगा कि पहले रोल नंबर क्या है और वगैरह वगैरह। तो आपको नो ही करना है, इसमें भी नो कर दो और इसमें भी आपको नो करना है। आपसे पूछा है क्या आप किसी सैनिक स्कूल में किसी स्थायी, मतलब वहाँ के स्टाफ सैनिक स्कूल में ही कोई वर्कर है जिसके पापा सैनिक स्कूल में पढ़ाते हैं, मम्मी सैनिक स्कूल में पढ़ाती हैं, या आप सैनिक स्कूल के कोई पार्ट हैं, कोई आप वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो आप क्या कहलाएंगे, एक सैनिक स्कूल का पार्ट कहलाएंगे। तो आपको इसमें यस करना है, अदरवाइज आपको इसको नो रखना है, इसको भी नो रखना है। उसके बाद सेम ये कैप्शंस में डालेंगे, सेव करेंगे।
अब पहुंचते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फोटो की साइज वगैरह आपको ध्यान से समझनी है। देखिए लिखा हुआ भी है, आपको एक बच्चे की फोटो लेनी है, सुंदर सी फोटो क्लिक करनी है और उसकी साइज 10 से 200 MB के बीच में ही होनी, केबी के बीच में, सॉरी 10 से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। और JPG या फिर JPEG, JIPG या फिर JPEG इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए, दूसरा फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो सेलेक्ट नहीं करेगा। इसको आपको यहाँ पे चूज करनी है। चूज करने के बाद में आगे भी एक ऑप्शन है, देखिए यहाँ एक ऑप्शन यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ एक नाम आएगा अपलोड, इस पे आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से काम नहीं बनेगा, यहाँ से चूज फाइल करके अपने बच्चे की फोटो सिलेक्ट करें। यहाँ अभी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि उसने करने के बाद में दिखाया कि करने के बाद में कैसा दिखाई देगा। यहाँ एक नाम आएगा अपलोड, जैसे इस यहाँ पे फोटो दिखने जाएगा उसको अपलोड करेंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ग्रीन दिखने लग जाएगा, इसका मतलब आपकी फोटो अपलोड हो चुकी होगी। जब आप स्टार्टिंग में सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए। उसको रीचेक करना हो तो आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है, फोटो सिलेक्ट करने से ही सिलेक्ट नहीं होगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नाम आएगा अपलोड, उसको अपलोड करेंगे तो यहाँ ग्रीन में आपको ये नाम दिखाने लग जाए, इसका मतलब अपलोड होगी। क्लिक हेयर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट। अपलोडेड का मतलब क्या हुआ कि आपने उसको पहले ही अपलोड कर दी है, तभी तो व्यू करोगे। तो अपलोड यहाँ से पहले करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड का थंब, अंगूठा कौन सा, लेफ्ट हैंड का थंब। आप उसको इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ साफ साफ लेफ्ट हैंड का थंब है, वो भी इस साइज के बीच में होना चाहिए, 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपके बच्चे के साइन होने चाहिए, उसको भी सिलेक्ट करेंगे, अपलोड करेंगे, आगे दिख जाएगा। सेम ऐसी कैटेगरी सर्टिफिकेट उन्हीं से मांगेगा जो किस किस में है, SC ST OBC या डिफेंस, इन 4 कैटेगरी में आते हैं। तो ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यदि आपने पहले जनरल सिलेक्ट कर लिया तो आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जनरल वालों को कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। SC वाले अपने SC सर्टिफिकेट बनाएं, OBC वाले अपने बना सकते हैं, SC वाला अपने बना सकते हैं। डिफेंस वाला क्या करेगा, डिफेंस वाला सर्टिफिकेट बनाएगा अपना किस चीज का, सर्विस सर्टिफिकेट, वो सर्विस सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड होगा। या फिर आप रिटायर हो चुके हैं तो PPO जो होगा उसकी आपको क्या करना है। एक बात और, इसमें सब में JPG फॉर्मेट है, यहां से ये जो नेक्स्ट है इसमें आपको PDF चाहिएगी। क्या चाहिएगी, PDF अपलोड होगी। इसके अंदर भी PDF, इसके अंदर भी PDF, इसके अंदर भी PDF अपलोड होगी। कहाँ लिखा हुआ, देखो ये लिखा हुआ जी PDF और PDF। इनकी तो फोटो चाहिए और इनकी क्या चाहिए, PDF। आगे देखिए, डोमिसाइल मूल निवास, आप जहां के भी रहने वाले, राजस्थान के हैं तो अपन मूल निवासी जिसको बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं। ऐसे ही हर स्टेट का जो भी फॉर्मेट होता है आप रहने वाले वहां के, तो उसके डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। और क्या चाहिएगा, DOB जन्म प्रमाण पत्र, हर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होता है, तो आपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, उसकी फोटो खींचिए, उसको PDF में कन्वर्ट कीजिए। PDF की साइज ध्यान रखनी है, 50 से कम नहीं होनी चाहिए और 300 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना अपलोड नहीं होगी। तो इसको सेट कीजिए। नहीं सेटर में आती है, आपको नहीं समझ में आती है तो बगल में कोई मित्र की दुकान होगी उस पे जाएं और उससे ये फॉर्म फिल करा सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही आप करेंगे, सेव और नेक्स्ट करते हैं आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाएंगे। आपको अगेन वही सेम बोलेगा, फाइनल इसको सबमिट कर दूं क्या, तो आप बोलोगे यस फाइनल सबमिट कर दो। उससे पहले आपसे कुछ वापस टिक करवाएगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो आपको दिखाएगा कि ये तो आपके बच्चे की फोटो है, ये बच्चे का थंब है, ये बच्चे के सिग्नेचर है, ये आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और दिखाई देने के बाद में ये जो आपको दिख रहे हैं इसको पहले क्लिक करवाएगा। ये देखिए, जैसे ये आपको दिखाएगा कि ये फाइनल है, ये सारी चीज़ें आपने फाइनल भर दिया। आप अच्छे से वापस इसको एक बार देख लें कि आपके बच्चे का नाम सही है, फादर्स नेम सही है, मदर्स नेम सही है, ये सारी डिटेल आप अपनी एक बार अच्छे से चेक कर लें। चेक करने के बाद में आपको ये सब कुछ दिखा देगा कि आपकी मेल ID एड्रेस जो भी आपने डिटेल डाली है। उसके बाद में इनको क्लिक करना है। आपका नाम सही है, पिता का नाम सही है, मम्मी का नाम सही है, जन्म आपका सही है, लिंग सही है, श्रेणी आप सही है, परीक्षा केंद्र आपने सिलेक्ट किया, वो सारी चीजें आपको सही लग रही है तो उस पर टिक करना है और टिक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट कर देंगे तो अब आप पहुंच चुके हैं कौन कौन से स्टेप पे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है, जो एप्लीकेशन फॉर्म अगले को चाहिए था उसमें जो डिटेल चाहिए थी वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं और मोबाइल वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका। अब 2 चीजें अभी भी पेंडिंग है। क्या क्या पेंडिंग है, एक तो आपने अभी तक ऑनलाइन फॉर्म की फीस नहीं पे करी है और दूसरा आपने जो मेल ID है उसको वेरीफाई नहीं किया। मैंने स्टार्टिंग में बोला था मेल ID बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सही होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि अभी आपका फॉर्म भरा नहीं गया है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले ईमेल ID वेरीफाई होगी, फिर पेमेंट करेंगे, फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ये दिखाएगा आपको। जैसे ही आ गया आपके पास में तो यहाँ लिखा हुआ कि अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है योर ईमेल ID को वेरीफाई करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको ले जाएगा ये मेल ID वाले ऑप्शन पे। यहाँ आपने जो मेल ID स्टार्टिंग में डाली थी वो दिखाई देगा।
वो दिखने के बाद नीचे कैप्शन है, कैप्शन डालेंगे, सबमिट एंड गेट ओटीपी करेंगे। जैसे ही गेट ओटीपी करेंगे आपकी मेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी आएगा, उसको ध्यान देना है। मेल आईडी पे जो भी ओटीपी आए वो ओटीपी आपको यहाँ डालना है। जैसे मान लो ये मेरी मेल आईडी थी, ये दिखाएगा, उस पर एक ओटीपी गया, जो भी ओटीपी गया आप वहाँ पे टाइप करें, 6 अक्षर का एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई करें। ओटीपी जैसे ही वेरीफाई कर देंगे तो आप बोलेगा कि ठीक है जी आपका सक्सेसफुल हो चुकी है क्या, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन। अब हमारे पास सिर्फ एक लास्ट स्टेप बची है जिसका नाम है पेमेंट, और वो बहुत ही जरूरी है। देखिए कौन सा एक एप्लीकेशन बची है लास्ट, आपको पेमेंट और करना है। पेमेंट करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक पे एग्जामिनेशन फीस। जैसे ही पे एग्जामिनेशन फीस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी, साहब आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट करने के बाद में क्या करेंगे, ये आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। प्रोसीड फॉर 2 ऑप्शंस हैं, यदि आप कोई किसी से यूपीआई से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, तो ऊपर वाला क्लिक करें, या आपका आईसीआईसीआई बैंक में कोई पेमेंट गेटवे बना हुआ है इस टाइप का, तो उससे भी आप कर सकते हैं। वो आपकी कंफर्टेबिलिटी है, जैसा भी आप करना चाहें। लगभग लोग आजकल फोन पे, गूगल पे से करते हैं, तो इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट करने के बाद में ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इसमें यदि मान लीजिए आप स्कैनर से करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा, यूपीआई से आप क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप करेंगे फोन पे, गूगल पे, या फिर स्कैनर से करना चाहते हैं तो यूपीआई वाले पे क्लिक करें। जैसे ही यूपीआई वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी और वो आपको अपना अमाउंट दिखाने लग जाएगा। उसके ऊपर पेमेंट करें पहले। जैसे ही मान लीजिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस पर स्कैनर दिखाएगा, इसके ऊपर आप अपना पेमेंट लेकर के स्कैनर को कंप्लीट करें। जैसे ही कंप्लीट कर देंगे आपको थोड़ी देर वेट करना है, आपको अमाउंट दिखाएगा, इस बच्चे का इतनी अमाउंट इतनी है वो कट चुकी है, आपको कंफर्म करना है। कंफर्म, देखिए ये ऑप्शन आया था ना क्यूआर, में आपसे बोल रहा था क्यूआर कोड, तो जैसे ही उसको क्लिक करेंगे यूपीआई वाले को तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आ जाएगा क्यूआर कोड। तो इस क्यूआर कोड पे क्लिक करें, आपके स्क्रीन के ऊपर क्यूआर कोड दिखने लग जाएगा। उस क्यूआर कोड को स्कैन करें और पेमेंट कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो देखो क्यूआर कोड आया ना, इस क्यूआर कोड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और डालेंगे तो आपका कैंसिल नहीं करना, ट्रांजैक्शन कैंसिल मत कर देना बीच में, यहाँ दिखा देगा आपको सक्सेसफुली। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो वहाँ पे दिखा कलेक्टेड रिक्वेस्ट इंस्टॉल सक्सेसफुली। उसके बाद में जैसे सक्सेसफुली हो गया तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपका ट्रांजैक्शन स्टेटस है वो सक्सेसफुली हो चुका है, मतलब आपका पैसा कट गया और हमारे तक पहुंच गया है। जब तक ये नहीं दिखाए इसका मतलब अगले तक पैसा नहीं पहुंचा है। ये लिखा गया ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेसफुली, इसका मतलब बिल्कुल अगले तक पैसा पहुंच चुका है। उसके बाद में क्या करना है आपको, बिल्कुल उसके बाद में आपको देखेंगे सारी चीजें आपको दिखाएगा कंप्लीट, कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है, आपका जो एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, फीस पेमेंट कंप्लीट हो गया, मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। डाउनलोड कंफर्म पेज, जिस पे जैसे ही क्लिक करेंगे डाउनलोड कंफर्म पेज के अंदर तो आपको आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मिल जाएगा इस प्रकार का। ये बहुत जरूरी है, ये आपको ध्यान से रखना है। एप्लीकेशन नंबर आपके आ जाएंगे जी, आपके एप्लीकेशन नंबर है, ये आपका नाम है, ये आपकी नेशनलिटी, सब डिटेल जो आपको दिख रही है जो आपने भरी थी वो सब कुछ आपके सामने आ जाएंगी। ये आपके बच्चे की फोटो आ जाएगी, आपके अंगूठा लेफ्ट थंब लगा वो आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएंगे और ये आपकी एप्लीकेशन आईडी, ट्रांजैक्शन वगैरह सब कुछ आपके सामने मिल जाएंगी। और इसी प्रकार से जैसे ही ये लास्ट पेज आपने कंफर्म कर लिया मतलब आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे छोटी सी बात करना चाह रहा हूं, ध्यान से इस बात को सुनिए कि यदि आपको ये फॉर्म भरते हुए कोई दिक्कत आए तो मैं बिल्कुल हमारे नंबर दे रहा हूं, आप उन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। 8094015544 8094015553। इन दोनों नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, चाहे आप इस पे कॉल करें चाहे आप इस पे कॉल करें। ये हम लोग इस पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरी चीज़ें बता सकते हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। यदि आप हमसे भी फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो भी आप दिए गए स्क्रीन पे नंबर से हमें कांटेक्ट करें, हम भी आपके बच्चे का फॉर्म यहीं बैठे बैठे भर देंगे। सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल से रिगार्डिंग कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अच्छा इन्फॉर्मेटिव आपको लगा हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच।